नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। रांची में नूह जैसी घटना, गाड़ियों की चेकिंग कर रही महिला दरोगा को पिकअप से रौंदा, मौके पर ही मौत। श्रीलंका संकट पर सरकार की सर्वदलीय बैठक में बवाल, राज्यों पर कर्ज के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल। भारत के 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। यूपी पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर विवाद के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सस्पेंड हुए ये 3 अधिकारी। और ओम प्रकाश राजभर बोले, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है अखिलेश यादव, लेकिन अब खबरों पर बात विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में महिला दरोगा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह मामला जिले के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू का है, और जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान 2018 बैच के दरोगा संध्या टोपनो को पशुओं से लदा पिकअप वैन के चालक ने कुचल दिया। वहीं उनको जिस दरोगा को रौंदा गया उस मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार सुबह 3 बजे के आसपास हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गौ तस्कर सिमडेगा से पिकअप वैन में तस्करी के लिए पशुओं को ले जाने की सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली। उसके बाद सिमडेगा के बसिया थाना पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा किया। पशुओं से लदा पिकअप वैन चालक गाड़ी को लेकर भागना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इसकी सूचना कमडारा पुलिस को दी। पुलिस ने वहां बैरियर लगाया, लेकिन चालक ने उसे तोड़कर भागने लगा, और फिर तोरपा पुलिस ने बैरियर लगाया तो वह भी तोड़कर भाग गया। उसके बाद सूचना खुंटी पुलिस को दी गई। खुंटी पुलिस ने रात में नाका पर चेकिंग लगाया और वहां से चकमा देकर दूसरे रास्ते से रांची की ओर भागा। उसके बाद सिमडेगा पुलिस ने सूचना रांची पुलिस को दी और रांची पुलिस ने खुंटी रांची सीमा के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू के पास चेकिंग लगाई। इस बीच करीब 3 बजे बड़ी तेजी से एक सफेद रंग का पिकअप वैन आते दिखा। चेकिंग पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर संध्या तोप ने दलबल के साथ ही गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी महिला दरोगा के ऊपर चढ़ाकर निकाल दी और भागने लगा। दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गाड़ी चालक ने वाहन लेकर भागने लगा और इसके बाद गश्ती दल ने पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार में रिंग रोड की ओर से भागने लगा। इसी दौरान पिकअप वैन रिंग रोड में पलट गई। बताया गया कि गाड़ी में कई तस्कर कूदकर भाग गए। चालक पुलिस की गिरफ्त में है और इसके अलावा अन्य की तलाश जारी है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट को लेकर चिंताएं भारत की संसद में भी हो रही हैं, और सरकार ने श्रीलंका के संकट और उसके सबक पर सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक में पड़ोसी देश के हालात पर बात हुई, घरेलू विवाद का सबब भी बन गई। बैठक के दौरान जैसे दलों के नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि श्रीलंका के संकट पर बुलाई गई बैठक में आखिर भारत के राज्यों की माली हालत के आंकड़े क्यों बताए जा रहे हैं। राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की शिकायत थी कि कुछ राज्यों के आंकड़ों को उभार कर दिखाया गया। दक्षिण भारत के एक सांसद ने शिकायत के मुताबिक राज्यों पर जीडीपी प्रतिशत के मुकाबले बाहरी कर्ज के आंकड़े दिखाए गए, लेकिन केंद्र पर कर्ज की बात नहीं की गई। ऐसे में विभिन्न दलों के नेताओं की शिकायत के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से बैठक में दिए जा रहे प्रेजेंटेशन को रोक दिया। हालांकि बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि करीबी पड़ोसी के नाते श्रीलंका के हालात में अस्थिरता होने पर हमारी चिंता स्वाभाविक है। कई सदस्यों की चिंता थी कि इन हालातों के हमारे लिए क्या सबक है। सदस्यों को चिंता थी कि क्या भारत में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। विदेश मंत्री के मुताबिक वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर विभिन्न दलों के नेताओं को ब्रीफ किया गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत के विभिन्न राज्यों में कर्ज की स्थिति क्या है। यह बताने का प्रयास किया गया कि वित्तीय सुधार और अनुशासन से चलना ही श्रीलंका के हालात का सबक है। डेटा दिखाने के पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, हमने केवल तुलनात्मक स्थिति बताने की कोशिश की। जयशंकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए श्रीलंका जैसे हालात की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं होगी। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और सरकार जरूरी उपाय भी लगातार कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत रहा। ऐसे में केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश में कोरोना की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, जिसके तहत भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़ों को पार कर लिया है। महामारी से जूझते हुए 299 करोड़ के टीकाकरण की उपलब्धि को हासिल करने पर दुनिया भर में भारत की सराहना हो रही है। ऐसे में
माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बिल गेट्स ने ट्विटर पर लिखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और सरकार के साथ निरंतर साझेदारी के लिए आभार व्यक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना की रोकथाम के लिए 200 करोड़ टीकाकरण के एक और माइलस्टोन को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। हम भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और भारत सरकार के साथ कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी निरंतर साझेदारी के लिए आभारी हैं और बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के 1.5 साल बाद भारत ने रविवार को 17 जुलाई के दिन 200 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत ने दोबारा इतिहास रच दिया है। और यूपी के लोक निर्माण विभाग में तबादलों के खेल में ओएसडी अनिल पांडे को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग अध्यक्ष मनोज गुप्ता और प्रमुख अभियंता नियोजन और प्रकल्प राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित कर दिया गया। दोनों जेई सेक्शन में तैनात थे। कई अन्य अफसरों की फाइलें मुख्यमंत्री को भेजी गई हैं। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया था। राज्य सरकार ने पांडे को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उन्हें केंद्र सरकार वापस भेज दिया। उनके विरुद्ध सतर्कता जांच और अनुशासनिक कार्रवाई करने की संस्तुति भी की है और शासन ने मंगलवार को ही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को कहा है। तबादलों में गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय जांच समिति ने पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव को जिम्मेदार माना है। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के तबादलों से गड़बड़ियों की शिकायतें हुई थी। विभाग में बड़े पैमाने पर अभियंताओं के तबादले हुए थे। मामला तूल पकड़ने और मीडिया में उजागर होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंताओं के तबादले में धांधली की जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी को 2 दिवसीय सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था। समिति ने लोक निर्माण विभाग से अभियंताओं के तबादलों से जुड़ी फाइलें तलब कर प्रकरण की जांच की थी, जिस जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। समिति ने अभियंताओं के तबादले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप को सही पाया और जांच के दौरान तबादलों में लेन देन भी उजागर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित 3 आईएएस अधिकारियों की जांच कमेटी की सिफारिश के बाद से कार्रवाई हो रही है। जांच रिपोर्ट के बाद मंगलवार को जेई सेक्शन में तैनात प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ। और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी गठबंधन से अब बगावती सुर तेज हो गया है। सुभाषपा प्रमुख ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब एक बार फिर से अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी हमला तेज कर दिया है। इस बार उन्होंने सपा प्रमुख को मुसलमानों को लेकर निशाने पर लिया। मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा प्रमुख ने कहा, अखिलेश यादव केवल बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है। वो बीजेपी का भय मुसलमानों को दिखाते हैं और मुसलमान भय के नाते उन्हें वोट देता है, लेकिन अब मुसलमान समझ गया है कि वो वोट लेने के लिए केवल बीजेपी का भय दिखाते हैं। जब मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार होता है तो ये नहीं बोलते हैं। इस दौरान ओपी राजभर ने कहा कि 21 तारीख को गिनती होने दीजिए। वो टिकट देने के नाम पर बुलाते हैं और जब देना होता है तो उन्हें जातीय प्रेम दिखने लगता है। गुड्डू जमाली के साथ क्या हुआ? सहारनपुर में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने अगर टिकट देने के लिए बुलाया है तो उसे टिकट दीजिए और हार जीत को जनता के हाथ में है, लेकिन आप बुलाकर ऐसा नहीं करें। ऐसे हजारों लोगों को आपने धोखा दिया है। जब आप सबको धोखा देते जाओगे तो आपके साथ कौन रहेगा? इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान सपा में बगावत होने की बात भी कही है। सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि वोट की गिनती होने दीजिए। कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। राज्य में नूह जैसी घटना, गाड़ियों की चेकिंग कर रही महिला दरोगा को पिकअप से रौंदा, मौके पर ही मौत। श्रीलंका संकट पर सरकार की सर्वदलीय बैठक में बवाल, राज्यों पर कर्ज के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल। भारत के 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। यूपी पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर विवाद के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सस्पेंड हुए ये 3 अधिकारी। और ओम प्रकाश राजभर बोले, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है अखिलेश यादव, लेकिन अब
आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री दिनेश के इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वह अपनी उपेक्षा से नाराज थे। माना जा रहा है कि अब तक अपने विभाग में काम का बंटवारा न होने से नाराज खटीक मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। सूत्रों का दावा है कि काम का बंटवारा न होने से नाराज दिनेश खटीक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी और दावा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय दिनेश खटीक से संपर्क करने की कोशिश में था। हालांकि उस वक्त उनका फोन नंबर ऑफ बता रहा था और दिनेश खटीक राज्य के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री भी हैं और दिनेश खटीक योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी राज्य मंत्री थे। इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। सूत्रों के मुताबिक दिनेश खटीक इस बात से भी नाराज हैं कि विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। समाचार लिखे जाने तक उनके इस्तीफे की पुष्टि नहीं की गई थी। दरअसल दिनेश खटीक की नाराजगी उस वक्त सामने आई जब सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में काबीना की बैठक होनी थी और इस बैठक में दिनेश खटीक नहीं आए। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते दिनों विभाग में हुए तबादलों को लेकर तनातनी थी जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बात नहीं मानी गई थी। बीते दिनों तक एक मामले में दिनेश खटीक एक मामले को लेकर खुद थाने पहुंचे थे। वहां पुलिसकर्मी के साथ उनका कथित तौर पर विवाद हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश खटीक ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने दूसरे पक्ष की शिकायत दर्ज कर ली जिससे वह नाराज थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की हत्या राज्य में समूचे सरकारी तंत्र की नाकामी का नतीजा है। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के अन्नूमह जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मंगलवार को उस समय एक ट्रक चालक ने कुचल दिया जब उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, बेहद दुखद, हरियाणा में पुलिस अधिकारी का यूं सरेआम हत्या हरियाणा के पूरे सरकारी सिस्टम की नाकामी का ही नतीजा है। जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है वहां जनता कैसे सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा, शहीद पुलिस अधिकारी की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। अधिकारियों के मुताबिक डीएसपी के चालक और सुरक्षाकर्मी ने सड़क के किनारे कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन सुरेंद्र सिंह ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस ने बताया कि
सिंह को फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, जबकि विपक्ष ने अवैध खनन के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। खट्टर ने हिंदी में ट्वीट किया, तावड़ू नुम्ह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पीके अग्रवाल ने नुम्ह में घटनास्थल का दौरा किया और पत्रकारों से कहा कि हत्या का एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि एक संदिग्ध को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। संसद सत्र में चल रही इसलिए ईडी के सामने पेशी से फिलहाल उन्होंने समय मांगा है और इससे पहले भी संजय राउत को ईडी ने समन जारी कर बुलाया था और उनका बयान दर्ज किया था। उनसे आखिरी बार 1 जुलाई को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी और ये मामला मुंबई की पात्रा चौल नामक आवास परिसर के पुनर्विकास में कथित घोटाले का है। अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के संबंध में राज्य संजय राउत की पारिवारिक संपत्तियों को कुर्क किया था। संजय राउत ने इसे एक साजिश बताया है और लेकिन जोर देकर कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने आखिरी बार हुई पूछताछ के बाद कहा था कि एजेंसी का काम जांच करना है, हमारा काम उनकी जांच में सहयोग करना है। मैं इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं ईडी के साथ सहयोग करना जारी रखूंगा। संजय राउत ने कहा था कि ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग का महत्व कम हो रहा है। इससे पहले जब भी इस एजेंसी ने कोई कार्रवाई की है तो ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है जैसे एजेंसी के द्वारा तब कार्रवाई होती है जब कोई राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों द्वारा हाल ही में जो विद्रोह किया गया वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से किया गया था। एक मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार को ईडी सरकार भी करार दिया था। बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की गई थी। इस मामले को लेकर शिवसेना ने कहा था कि यह बीजेपी द्वारा प्रतिशोध की राजनीति है। मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल स्थित इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने चौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट देने के लिए सरकारी योजना बनाई थी, जिसके लिए HDIL की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किराएदारों के लिए फ्लैट बनाने का ठेका दिया था। कंपनी को 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देकर 3000 फ्लैट महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हैंडओवर करने थे। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने ना तो चौल में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट बनाए और न ही महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कोई फ्लैट सौंपा। ये कथित भूमि घोटाला 1034 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और संजय राउत के करीबी भी हैं। श्रीलंका में आज 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने इस रेस से खुद को अलग कर लिया है और कहा कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विपक्षी सहयोगी आगे इस दिशा में कड़ी मेहनत करेंगे। अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद साजिद प्रेमदासा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल श्रीलंका का राष्ट्रपति कोई भी हो, मेरा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से विनम्र और हार्दिक अनुरोध है कि वो सहायता जारी रखेंगे। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी राजनीतिक दलों और भारत के लोगों को इस आपदा से बाहर आने के लिए मां लंका और उसके लोगों की मदद करने का आग्रह करता हूं। साजिद प्रेमदासा ने रविवार को दिए अपने बयान में भारत के मदद की सराहना की थी और कहा था कि वो भारत से मदद और समर्थन मांगना जारी रखेंगे। भारत ने अब तक श्रीलंका को $3.8 अरब की मदद की है। प्रेमदासा ने आगे कहा था कि हम अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के मामले में भारत सरकार के जबरन समर्थन की सराहना करते हैं। श्रीलंका में चल रही अस्थिरता के बीच संसद में 44 वर्षों में पहली बार बुधवार को 20 जुलाई के त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रनिल विक्रमसिंघे और दूसरे पक्ष के सरकार के पूर्व मीडिया मंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए SLPP के सदस्य दुलस अल्पहपरुमा हैं और तीसरे दावेदार के रूप में मार्क्सवादी पार्टी की नेता अनुराग कुमारा
दिशानायके का नाम दौड़ के लिए शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अल्फापारुमा राष्ट्रपति पद के लिए जीत जाते हैं तो एसजेबी और एसएलपीपी के वर्गों के बीच अनुबंध साजिद प्रेमदासा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर भड़के विरोध प्रदर्शनों के चलते देश छोड़कर भागे गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद नए राष्ट्रपति के लिए कल चुनाव होगा। यूपी पुलिस के लिए इन दिनों साइबर क्राइम बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लोगों से ऑनलाइन जालसाजी और ठगी करने वाले साइबर अपराधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की पैम्फलेट में फोटो लगाकर लोगों को फर्जी फोन कर केबीसी में लॉटरी लगने और बिजली बिल न जमा करने पर कनेक्शन कटने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ऑनलाइन मोटी रकम की ठगी कर रहे हैं, जिस पर बाराबंकी पुलिस लोगों को अलर्ट और सावधान कर रही है। दरअसल बाराबंकी जिले में इन दिनों सीधे सीधे लोगों के साथ साइबर अपराधी मोबाइल फोन कॉल के जरिए फ्रॉड कर उनके खातों से मोटी रकम हड़प रहे हैं और किसी के पास फर्जी कौन बनेगा करोड़पति बताकर लाखों रुपए की लॉटरी लगने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। तो कभी आपको बिजली बिल जमा करना करने के नाम पर आपके साथ ऑनलाइन ठगी करने के लिए फोन कर रहे हैं। इसके साथ ही कभी किसी को सरकारी योजना का लाभ दिलाने को लेकर सुविधा शुल्क जमा करवा ठगी करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला इन दिनों बाराबंकी जनपद के दर्जन लोगों का है, जिनके नंबरों पर अलग अलग नंबरों से मैसेज किया जाता है कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। इसके बाद वो आपसे ऑनलाइन भुगतान कराते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद वो आपका फोन नहीं उठाते और फिर वो सिम बंद कर लेते हैं। ये साइबर क्राइम न सिर्फ सीधे साधे लोगों के साथ किया जा रहा है, बल्कि पुलिस, पत्रकार, वकील और अधिकारियों के पास भी फोन आते हैं। ऐसे ही एक मामले में शख्स के पास फर्जी मैसेज आया जिसमें केबीसी के नाम से 25 लाख की लॉटरी का ऑफर दिया गया और इसके बदले में कुछ पैसे की मांग की। ऐसे फोन कॉल्स बाराबंकी के लोगों के लिए काफी परेशानी बने हुए हैं। पुलिस लोगों को अलर्ट और सतर्क कर जागरूक कर रही है कि क्षेत्राधिकारी नवीन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल जनता को ऐसी कॉल आ रही है जिसकी आप केबीसी में जीत गए हैं। वो लोग व्हाट्सएप कॉल भी कर रहे हैं और वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। बाकी कभी बिजली के बिल के पेमेंट के नाम पर कॉल आ रही है तो कभी ट्रेजरी ऑफिस के नाम पर कॉल आ रही है। इसमें लोग अपनी बैंक डिटेल भी दे रहे हैं और एटीएम डिटेल भी दे रहे हैं। इस संदर्भ में हम ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी कॉल आए तो आपको अपना बैंक डिटेल ना दें और तत्काल अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर शेयर करें या फिर हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर तत्काल शिकायत करें। और हम यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। राज्य में नूह जैसी घटना, गाड़ियों की चेकिंग कर रही महिला दरोगा को पिकअप से रौंदा, मौके पर ही मौत। श्रीलंका संकट पर सरकार की सर्वदलीय बैठक में बवाल, राज्यों पर कर्ज के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल। भारत के 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। यूपी पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर विवाद के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सस्पेंड हुए ये 3 अधिकारी। और ओम प्रकाश राजभर बोले, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है अखिलेश यादव, लेकिन अब कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हरिद्वार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कांवड़ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ कांवड़ियों का सम्मान भी करेंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, साथ ही बिजली, पानी, चिकित्सा भी
सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा क्षेत्र के शौचालयों की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांवड़ यात्रा का पूरा ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा हर तरह के मदद किए जा रहे हैं और कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, जिसका संत समाज स्वागत करता है। जिलाधिकारी ने बताया कि बुधवार से लागू होने वाला कांवड़ यात्रा का यातायात प्लान आज शाम से लागू कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा प्लान के अनुसार हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले राजमार्ग के बाईं तरफ का हिस्सा कांवड़ियों के लिए रहेगा और एक और केवल कांवड़ियां ही चलेंगे, जबकि दाईं तरफ ट्रैफिक चालू रहेगा। केरल में इन दिनों इंडिगो और एलडीएफ नेता ईपी जयराज खूब चर्चा में हैं। दरअसल पिछले महीने विमान कंपनी इंडिगो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई के बाद विमानन कंपनी इंडिगो ने एलडीएफ संयोजक ईपी जयराजन को 3 हफ्तों के लिए बैन कर दिया है। फिलहाल अब इस पूरे घटनाक्रम ने उस वक्त हास्यास्पद मोड़ ले लिया जब राज्य के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के इल्जाम में इंडिगो की बस को ही उठा लिया। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम पर जोरदार चर्चा चल रही है कि नेता को बैन किए जाने पर इंडिगो की बस उठा ले आए। दूसरी तरफ प्रतिबंध लगाए जाने पर जयराजन ने कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार आगे से कभी इंडिगो से यात्रा करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन उसके विमान से यात्रा नहीं करूंगा। आपको बता दें कि 13 जून को इंडिगो के विमान ने कनूर से उड़ान भरी थी। इसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी सवार थे और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। विमान के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरते ही विमान में सवार जयराजन के कथित तौर पर 2 प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर हटाया था। इस पर डीजीसीए के अंडर में एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीजीसीए और इंडिगो के अधिकारी शामिल थे। कल इस कमेटी का फैसला आया है और जिसमें कांग्रेस के दोनों संबंधित नेताओं को 2 हफ्ते के लिए और एपी को 3 हफ्तों के लिए इंडिगो की हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया गया है। तेलंगाना इन दिनों भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जूझ रहा है। तेलंगाना के कई इलाके अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं। इस बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। दरअसल भद्राचलम में आई बाढ़ पर सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं ने केंद्र सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में बीजेपी तेलंगाना के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने पलटवार किया है। बीजेपी तेलंगाना के प्रवक्ता एनवी सुभाष का कहना है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। एनवी सुभाष ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से की गई 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा पर सवाल करते हुए कहा है कि टीआरएस सरकार के पास पैसे की कमी है। ऐसे में वह बाढ़ प्रभावित भद्राचलम के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का आश्वासन कैसे पूरा करेगी। एनवी सुभाष ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि जिस सरकार ने पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है और इसे वह किस्त पर दे रही है, ऐसे में वह बाढ़ पीड़ितों के लिए 1000 करोड़ कहां से लाने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर झूठे वादे करने और प्रदेश की जनता से खिलवाड़ और धोखा देने का आरोप लगाया। उड़ीसा में पटनायक सरकार ने पाइका मेमोरियल के निर्माण के लिए 9.685 एकड़ भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा मंत्रिमंडल के मंगलवार को एक बैठक के दौरान खुर्दा जिले के बरुनेई हिल में पाइका विद्रोह की याद में बनने जा रहे पाइका स्मारक के निर्माण के लिए 9.685 एकड़ सरकारी भूमि को मंजूरी दी। उड़ीसा में मंगलवार 19 जुलाई को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार के भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक बयान जारी कर बताया गया है कि उड़ीसा मंत्रिमंडल ने पाइका विद्रोह की याद में पाइका स्मारक के निर्माण के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को 9.685 एकड़ की सरकारी भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार को पाइका स्मारक बनाने के लिए खोर्दा जिले की खोर्दा तहसील के तहत मौजा खोर्दा में सरकारी भूमि का आवंटन किया गया है।
वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इस स्मारक को उड़ीसा की वीरता के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। इससे पहले मंगलवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर अजय परिदा के निधन पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा की है कि डॉक्टर परिदा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हाल ही में केरल के कोची बंदरगाह पर रूस के जिस जहाज को पकड़ा गया था उसमें भारतीय नौसेना के सैन्य उपकरण होने की बात कही जा रही है। भारत में रूसी दूतावास ने इस बात का खुलासा किया है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के हथियार और सैन्य उपकरण रूस के इस जहाज में लाए गए थे, लेकिन रूस के दूतावास के मुताबिक इस जहाज में भारत के सशस्त्र सेनाओं का मिलिट्री कार्गो था जिसे डिलीवर कर दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले रूस का एक मालवाहक जहाज कोची बंदरगाह पहुंचा था, लेकिन इस दौरान एस्टोनिया देश की एक कंपनी ने केरल हाईकोर्ट में यह कहकर अर्जी दायर की थी कि रूस के जहाज पर इस कंपनी का 1.87 करोड़ बकाया है। इस पर केरल हाईकोर्ट ने रूसी जहाज को तब तक अरेस्ट करने का आदेश दे दिया जब तक कि बकाया चुकता नहीं हो जाता। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर जहाज में भरे सामान को अनलोड कर दिया गया। केरल हाईकोर्ट की उस कार्रवाई पर रूस तमतमा गया और विदेश मंत्रालय से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और मीडिया में एक बयान जारी किया। रूसी दूतावास के मुताबिक पूरा मामला लेन देन का है और हाईकोर्ट के आदेश पर मिलिट्री कार्गो को अनलोड कर डिलीवर किया गया है। चेन्नई स्थित रूसी कॉन्सुलेट जनरल इस मामले पर सीधे नजर बनाए हुए हैं। रूसी दूतावास ने भारत के विदेश मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही रूसी जहाज के मालिक और क्रू मेंबर्स के अधिकारियों को बिना किसी शर्त के इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।